मतदान के दौरान सपा भाजपा नेता पोलिंग बूथ पर भिड़े। एमएलसी चुनाव में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। डीएम और एसएसपी पहुंचे पोलिंग बूथ पर। कानपुर में स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई शुरू। 2 लाख से अधिक स्नातक डाल रहे हैं वोट। अतरौला में विजय ट्रॉफी का हुआ आयोजन। हसीफ खान ने कार्यक्रम में की शिरकत। गरीबों असहाय लोगों को बांटे गए हैं कंबल। नगर पालिका परिषद चुनाव की तैयारियां। समर्थकों के साथ प्रचार में जुटे हैं प्रत्याशी। जनता की सुनी जा रही हैं तमाम समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्य तिथि है और आज राजघाट में बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन होना है। आपको बताएं, सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बापू को पुण्य तिथि कर उन्हें नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे उनके गहन विचारों को हमेशा ही याद करते रहते हैं और 30 जनवरी की तारीख के देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी हमारे बापू समान है और मैं बापू को उनकी पुण्य तिथि पर नमन करता हूं और उन्हें गहन विचारों को हमेशा ही याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो राष्ट्र की सेवा में अपनी शहादत दे चुके। बापू के बलिदानों को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के लिए हमारे संकल्प को वो मजबूत करता हुआ नजर आएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बापू की पुण्य तिथि श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि विश्व शांति और भारत की प्रगति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा से ही आज एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रगति पर होता नजर आ रहा है। उधर बात करेंगे गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का दुनिया भर में लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और विदेशों में रहने वाले भारतीय सहित अन्य लोगों ने इस मुद्दे पर बीबीसी पर पक्षपूर्ण पत्रकारिता करने का आरोप लगाया। इसी क्रम में शनिवार को भी अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में पैरामाउंट में बीसीसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी के एक्शन को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक यहां इंडियन डायस्पोरा के बैनर तले करीब 50 सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए फ्रेमोंट की सड़कों पर मार्च भी निकाला और प्रदर्शन करने वाले भारतीय प्रवासियों का ये साफ तौर पर कहना था कि वे लोग बीबीसी की भयावह और पक्षतापूर्ण डॉक्यूमेंट्री को अस्वीकार करते हैं। फ्रेमोंटो में मार्च करते समय प्रवासियों ने बीबीसी पर पक्षपाती और नक्सलवादी होने का आरोप भी लगाया और इस दौरान लोगों ने बीबीसी के विरुद्ध बैनर में जो है तमाम तरह की जो है नारे लगाते नजर आए। भारतीय डायस्पोरा के विरोध करते हुए कहा कि बीबीसी अपनी वाइट्स डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से आम लोगों तक सरकार के उन फैसलों तक सही जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है जो साहसिक थे और बिना किसी भेदभाव के संसद के बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है और पीएम ने धारा 370 खत्म करने और राम मंदिर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए निर्देश भी दिया है कि इन फैसलों को आम लोगों के बीच ले जाया जाए और पीएम ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने वे फैसले जाति, धर्म और वोट बैंक की परवाह किए बिना
लिए हैं, जिसका फायदा सभी धर्म और वर्ग को बिना भेदभाव के मिला है। और मंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम ने यह कहा कि सरकार ने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए कोशिश की है कि विकास की धारा से समाज का कोई भी व्यक्ति और तबका अछूत न रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर सार्वजनिक मंचों पर यह कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो। अब बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों के अमृत काल में देश की तरक्की को लेकर सबको मेहनत करने की जरूरत है। और सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ मंत्रियों की सक्रियता पर कमी को लेकर प्रधानमंत्री थोड़े नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट तक नहीं है। और मोदी ने यह कहा कि सरकार का संदेश जन जन तक, लोगों तक और युवाओं तक पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा ही आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि युवा वर्ग मोबाइल से हमेशा जुड़ा रहता है। बैठक में सभी विभागों के सचिवों को आमंत्रित भी किया गया और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कामकाज और फैसलों को लेकर मंत्रियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार को लेकर किए जा रहे कामों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। और वही व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे कामों को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और साउथ अफ्रीका के पेचिसफॉर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम 68 रन पर ही सिमट गई थी और भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों की एक नहीं चली। शुरुआती ओवर से ही विकेट गिरते रहे और इंग्लैंड की केवल 4 बल्लेबाजी दूसरे अंक तक पहुंच पाए। भारत की ओर से टी साधु और पार्श्वी चोपड़ा के साथ अर्चना देवी ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के बाद जहां देश के अंदर जश्न का माहौल बना हुआ है, तो वहीं इस मौके पर लेग स्पिनर पार्श्वी का परिवार भी खुशी में झूम उठा। पार्श्वी के पैतृक निवास बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ढोल की धुन जो है वो सुनाई दी है और लोग जमकर पूरी महिला क्रिकेट टीम की तारीफ कर रहे हैं। उधर बात करेंगे बरेली मुरादाबाद की, जहां पर खंड स्नातक के क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव में मतदान होता नजर आ रहा है। और इसी बीच पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं आपस में भिड़ चुके। सपा और भाजपा नेताओं की भिड़ंत के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचते नजर आए। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर भाजपा ब्लॉक प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये विवाद मुरादाबाद के खंड विकास से कार्यालय पर बने बूथ में हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि पोलिंग बूथ पर सपा के पोलिंग एजेंटों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जानकारी के मुताबिक हंगामा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने स्कॉर्पियो कार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया। डीएम और एसएसपी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है और शिक्षकों के द्वारा वोट डाले जा रहे हैं। आगे बात स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव की ही करेंगे, जहां पर सोमवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। और स्नातक निर्वाचन को लेकर 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जबकि शिक्षक एमएलसी के लिए 19,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर विधान परिषद सदस्य का चुनाव करने वाले हैं। और स्नातक व शिक्षक एमएलसी के लिए चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को बंद हो गया था। अब प्रचार न होने को लेकर अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया और स्नातक खंड निर्वाचन और शिक्षक खंड निर्वाचन के लिए कानपुर नगर के साथ कानपुर देहात और उन्नाव में भी मतदान होना है। स्नातक निर्वाचन में 3 जिलों में कुल 2,07,449 मतदाता विधान परिषद सदस्य का चुनाव करेंगे और इसको लेकर 252 बूथ बनाए गए, जबकि कानपुर नगर के अंदर मतदाताओं की संख्या 1,64,427 है और इसी को लेकर 183 बूथ बने। शिक्षक एमएलसी के लिए तीनों जिलों में 19,122 मतदाता वोट देंगे और इसको लेकर 98 बूथ बनाए गए। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो 11,206 मतदाता हैं, जिसको लेकर 63 बूथ बनाए गए हैं।
उधर बात गोरखपुर और फैजाबाद खंड की करेंगे, जहां पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। मतदान बूथों पर शांति बनाए रखने को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और गोरखपुर व आसपास के जिलों में स्नातक मतदाताओं में वोटिंग के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और क्षेत्र के 17 जिलों के 321 बूथ पर 2,50,856 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने कैंडिडेट को जितवाते नजर आएंगे। 17 जिलों की मत पेटिका गोरखपुर लाकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। पिताजी का नाम स्वर्गीय राम आधार 235 बूथ संख्या पर वोट डाले हैं। अच्छी व्यवस्था है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुरंत वोटिंग हो जा रही है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा के मतलब हो रही है। सारी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमको यह प्रावधान दिया है और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और जो भी इसके वोटर हैं या जो इस परिसीमन के अंदर आते हैं उनको चाहिए कि वो वोट देने जाएं। मैं आपके चैनल से और आपके माध्यम से अपील करता हूं उन सभी लोगों से जो वोटर हैं कि वो बाकायदा सशक्त तौर पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। आगे बढ़ेंगे, बात बलरामपुर की करेंगे, जहां पर 293 अतरौला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने अतरौला पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत की और अतरौला के लालगंज में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर विजेता टीम के कप्तान को विजय ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और 293 अतरौला विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की गई और साथ ही हसीब खान के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर कम्बल बांटे गए हैं और उस बात को लेकर भी काफी तारीफ और उनको सम्मान दिया जा रहा है। अभी सबसे पहले तो कल एक कार्यक्रम था लालगंज में टूर्नामेंट का, उसका उद्घाटन किया और कल लालगंज में फाइनल मैच था, उसका समापन हुआ और वहाँ पे जो भी जीतने वाले को फर्स्ट प्राइज हमारी तरफ से दिया गया और बच्चों को खेलने में और उत्साह बढ़ाने के लिए उनके लिए आगे भविष्य में उनको और भी हमने शुभकामनाएं दी कि अच्छे से अच्छा खेलें, देश का नाम। तो वहीं पर खबर अब आगरा से है। आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गलत लाइन पर जाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं खुद रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों के खिलाफ। दुर्भाग्य है कि आज ये हिंदू नकली किताब पर चलता हुआ नजर आ रहा है और सनातन धर्म को भूल चुका है। आपको बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि कब्जा जो है वो असली हिंदुओं का धर्म पर नहीं है और वो मूल रूप से यहाँ के निवासी नहीं थे, उन्हें शूद्र बना दिया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमति उनकी नहीं बनी। आप सीधे तौर पर धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जहां तक उनकी आपत्ति है उन्हें तर्क के साथ आप समझा सकते हैं। शूद्र ने अगर वेद पढ़कर फिर से वो शूद्र रह गया, वो ब्राह्मण होना चाहिए। महान दल की रणनीति है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, दलित पिछड़ों को नहीं मानती और आगे उन्होंने कहा कि 2024 में जो भाजपा को हराएगा महान दल उसका समर्थन करेगा। लगा भाजपा उन्हें शूद्र मानती और भाजपा के गुंडे जो है आकर विरोध कर रहे थे। वो उस जो हिंदूवादी संगठन के लोग वो इस बात पर विरोध कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर भला बुरा कहा, रामायण को बैन करने की बात कही। ये सच है कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ गलत हैं और जिन्हें हम लोग भी गलत मानते हैं, शुरू से गलत मानते हैं। अखिलेश आगे बात करेंगे, रेलवे गेट चौकी पर तैनात दरोगा पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है और पीड़ित परिवार ने राजीव कुमार को छोड़ने के बदले में चौकी प्रभारी विपिन तोमर पर 5 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया। राजीव कुमार की बेटी ने चौकी प्रभारी विपिन तोमर पर साथ में फोटो खिंचवाने और 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के रेलवे गेट चौकी का है और इसके बाद मैनपुरी के आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी गई है। बात हुई है कि हमारे भाई, हमारी रास्ता वही पीछे वाली है, वो रात गाड़ी चलाता था तो इटावा से लौटा ससुराल से। जब ससुराल से लौटा तो इसको, मैं रात को सो रहे थे छत पे, बच्चे नीचे लेटे थे,
तो रात की घटना है, ये करीब 12 बजे वो ससुराल से लौट के आया और उसने अपने ससुर को और अपने बेटा है 14 वर्ष का, उसको घर पे छोड़ा। बात ये हुआ है कि वो वहाँ से चोरी हो गई, तसला गया बताइए, और वो हमसे मुलाकात हुई थी तो बताइए तसला गया, ये थोड़ा मोटा गया है 2-4 हज़ार का सामान। के बाद उधर बात करेंगे नगर पालिका परिषद चुनाव की तैयारियां प्रत्याशियों ने शुरू कर दी हैं और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुके। इसी को चलते संभावित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तेजी से उभर रहे मुख्तार अहमद ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। मुख्तार अपनी टीम के साथ क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले बीते चुनाव में इस बार नगर पालिका क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और उन्होंने कहा कि हमारी टीम के लोग घर घर जाकर लोगों की जागरूकता फैलाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीते 5 साल में पूर्व में जो बच्चे नाबालिग थे अब वो बालिग हो चुके हैं और उनका वोट बनवाने का प्रयास लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अगर जनता मेरा साथ देगी तो शहर में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पिछली बार के चुनाव के हिसाब से अब की वोटों की संख्या बढ़ी है। हमारे लोग घर घर जाके वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिसके वोट नहीं बने हैं वो वोट बनवाए और बाकी जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो भी वोट बनवाए और जिसके शहर में जो लोग हैं उनकी कोई समस्या है वो जाके उनसे पूछ रहे हैं कि कोई भी परेशानी हो वो हमें बताएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगामी पास होने वाले बजट को लेकर व्यापारी और आम जनता ने सरकार से उम्मीद लगा रखी है। आपको ये बताएं कि आगामी बजट 2023 और 24 में पेश होने जा रहे बजट को लेकर व्यापारियों को ये उम्मीद है कि एक उम्मीद की नजर उनको देखते हुए नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2-3 साल से जो कोरोना काल चलता नजर आया इससे हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल होती नजर आ रही। इस बार मोदी सरकार बजट के रूप में सबको राहत देने का प्रयास करेगी। छोटे व्यापारी की अगर बात की जाए तो उनका यह कहना है कि जो छोटा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि टैक्स काफी ज्यादा लगता है और मार्जिन बहुत कम निकल कर आता। लेकिन इस बार उन्होंने उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस बार छोटे व्यापारियों के लिए कुछ बेहतर करती नजर आएगी। तक जो 2023-24 का जो बजट का प्रोग्राम है एक आम आदमी की यही आशा रहेगी कि ऐसा बजट हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाए। जैसे पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डामाडोल हुई है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ये पता हमें तब लगेगा जब मार्च में बजट सत्र हम सबके आपके सामने आ जाएगा। 2024 देखिए, कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि उम्मीदें तो इस सरकार से हमें बहुत कम है। मैं शुरुआत करूंगी 2014 से और 2 बात जरूर याद करूँगा। एक तो बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया था और जो चुनाव जीता था वो इस बात पे जीता था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, हम उसको कम करें। और उसी समय जो आज की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने देहरादून में हमारी राजधानी में सिलेंडर को लुढ़का के, क्योंकि उस समय 400 से भी कुछ कम ही हुआ करता था या 400 हुआ करता था, उस पर सिलेंडर और बहुत ज़्यादा हल्ला कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मचाया था। लेकिन आज सिलेंडर हमारे घर पर भी 1150 में आता है, पहाड़ में जाते हुए वो 1500 से ऊपर हो जाते हैं। उधर बात करेंगे शक्तिमान एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर टनकपुर के गांधी मैदान में संपन्न कराए गए, जिसको लेकर शक्तिमान यूनियन अध्यक्ष पद पर भारी मतों से अमन सिंह ठाकुर ने बाजी मारी। आपको बताएं कि अन्य पदों को लेकर भी शुरू में ही निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे और अध्यक्ष पद पर अमन सिंह व मनोज गुप्ता आमने सामने लड़ते नजर आए। इस दौरान अध्यक्ष पद पर अमन सिंह ठाकुर को 239 वोट मिले हैं, जबकि मनोज गुप्ता को 87 वोट के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। 400
1242 मतदाताओं में से टोटल 326 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक जारी रही, जिसके बाद शक्तिमान समिति के संरक्षण और सदस्यों तथा प्रशासन की मौजूदगी में परिणामों को घोषित किया गया। विजय प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ टनकपुर नगर में आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ नगर में विजय जुलूस भी निकाला है और इस दौरान संरक्षक मनोज कुमार और बच्चन सिंह अधिकारी के साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। तो वेबर खबर देहरादून से है। देहरादून के रायवाला में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होनी है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। आपको बताएं कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में नगर निकाय चुनाव इत्यादि तमाम मुद्दों पर लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा और वहीं कांग्रेस ने देहरादून के रायवाला में आयोजित हो रही भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को लेकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने यह कहा है कि ये बात अलग है कि लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक पार्टी को इस तरह की बैठक करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा, बेरोजगारों की लाइनें घर घर में लगी दिखाई दे रही हैं, इससे ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ पाएगी, चाहे वो कितनी भी बैठकों का दौर आयोजित कर ले। और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत आज सबके सामने नजर आ चुकी है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी बैठक करती है, क्या कार्यक्रम करती है तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन आज जिस तरह से देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, बेरोजगारों की लाइन घर घर में लगी हुई है और जिस प्रकार से सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है, तो उससे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस देश की सत्ता में आ पाएगी। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में देश का नौजवान, व्यापारी, किसान, महिलाएं उमड़ी हैं, जुड़ी हैं और जिस तरह का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला और हाथ जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए तमाम जो है कार्यक्रम अभी से प्रारंभ हो। आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है, जहां पर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए अधिकारी संतोष सिंह को बताएं कि हर जगह उनके काम की तारीफ की जाती है। ये उनका 7वां पद स्थापना है और उनके बारे में एक कहावत है कि वो जहां जहां जाते हैं अपराधी उनके नाम से कांपने लगते हैं। उन्होंने बात को साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी गलती करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, इंदौर आनंद नगर के अंदर स्वाति युवराज कशीद ने राजमाता जिजाऊ की मूर्ति का भव्य अनावरण किया है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और नगर अध्यक्ष गौरव और विधायक रमेश मेदोला सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। आगे बात जगदलपुर की करेंगे। जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और इसके बाद परेड निकाली गई। जवानों ने मार्च पास्ट किया है और बस्तर फाइटर बनकर 3rd जेंडर के 8 सदस्यों में पहली बार गणतंत्र दिवस पर लालबाग मैदान में आयोजित परेड दल में शामिल होने के साथ प्रदेश के मुखिया को सलामी देते हुए मार्च पास्ट का मौका मिला है। तो वहीं पर आगे बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, जहां पर आज शहर में 3 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचालन हुआ है, जो शहर मुख्य मार्ग पे होते हुए शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया है। तीनों जगहों से निकलकर पथ संचालन शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में ये समाप्त हुआ। जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचालक शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम पहुंचा, वहां पर महिलाओं ने पुष्प से तमाम लोगों का स्वागत किया है। भारत माता का भाव और एक में होकर एक साथ एकजुट होकर चलने के भाव को एवं चरैवेती की भावना जगाने के उपलक्ष्य में किया गया है पथ संचालन। संघ का पथ संचालन का उद्देश्य क्या है? सर्व समाज एक साथ मिलकर एक पथ पर, एक घोष की धुन पर, एक शहर से एक रास्ते से निकलता है और एक जगह पे आकर उसका समागम होता है। इसी चरैवेती के भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है
यह उसका उद्देश्य है। कहाँ कहाँ से पथ संचलन निकाला गया है? 3 स्थानों से पथ संचलन निकाला गया। एक ITI मैदान से निकाला गया, एक सेठ किरोड़ीमल जी की समाधि जहाँ पे एक मैदान है वहाँ से निकाला गया, और एक रामलीला मैदान से निकाला गया। अतिथि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? अतिथिगण सब सर्व विभाग रायगढ़ के अतिथि हैं। जैसे अपने विभाग के संचालक जी हैं, वैसे ही जिला से है। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।